इन दोस्तों, आप सभी का दिव्यराज क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुतकर्ता मैं रोहित सामुता। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत एनसीईआरटी साइंस बुक्स की समरी का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से हम एनसीईआरटी बुक्स जो वर्तमान में 2020-21 सत्र से राजस्थान बोर्ड के विद्यालयों में लागू की गई है, उन सभी पुस्तकों का सारांश हम यहाँ देखेंगे, जिसमें आरपीएससी तथा अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो जनरल साइंस से संबंधित होते हैं, साथ ही साथ रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, इन दोनों को ध्यान में रखकर साथ ही साथ जनरल साइंस की भी हम तैयारी यहां करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 6 से तो क्लास 6 की साइंस बुक की समरी और जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम देखेंगे। क्लास 6 के 4 टॉपिक्स इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, पहला अध्याय है कक्षा 6 विज्ञान का, भोजन ये कहां से आता है। तो भोजन क्या होता है, हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं और उस भोजन के माध्यम से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उन सब का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भोजन के आधार पर जो सजीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, वस्त्र क्या होते हैं, वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, वस्त्र का धागा होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, इन सब का इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक, भोजन ये कहाँ से आता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। ये तो हमने देखा ही है कि हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में पग पग पे विविधता पाई जाती है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो कपड़े पहनने की हो, चाहे वो भाषा की हो, इन सब में विविधता पाई जाती है। इसलिए ही हमारे देश को विविधताओं का देश कहते हैं। अनेकता में एकता। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं, यानी हमें भोजन या तो पौधों से प्राप्त होता है या हमें भोजन प्राप्त होता है जंतुओं से। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। ये तो आपने देखा ही कि जो फूल खिलते हैं वो वर्ष के कुछ माह में अलग अलग पेड़ों पर अलग अलग सीजन के हिसाब से फूल खिलते हैं। मधुमक्खियां, हनी बीज, फूलों से मकरंद मीठे रस को अपनी छत्ते में भंडारित करती हैं ताकि वर्ष भर भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। जो मधुमक्खियां होती हैं वो इन फूलों से मकरंद मीठे रस को चूसती हैं और उसको चूसकर अपने जो छत्ते होते हैं उनके अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। क्यों इकट्ठा करती हैं? क्योंकि जब फूल नहीं होंगे तो इस भोजन को, इस इकट्ठे किए गए मकरंद को वो भोजन के रूप में उपयोग कर सकेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे छत्तों में
मधुमक्खियों द्वारा भंडारित किए गए भोजन, जिसको हम कहते हैं शहद, के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मधुमक्खियां फूलों से क्या चूसती हैं या क्या इकट्ठा करती हैं? तो आपका आंसर होगा मकरंद। और मकरंद चूसकर वो अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। किसके रूप में करती हैं? भोजन के रूप में, और उसे हम क्या कहते हैं? शहद, हनी। ये मधुमक्खी का छत्ता है। जब मधुमक्खियां हटा दी जाएं तो ऐसा उस छत्ते में हमें प्राप्त होता है। आगे है खाद्य पदार्थों के आधार पर जंतुओं के प्रकार। यानी खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थों के आधार पर, भोजन का उपयोग करने के आधार पर या भोजन ग्रहण करने के आधार पर जितने भी जंतु होते हैं उन सबको 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले है शाकाहारी जंतु। वे जंतु जो केवल पौधे अथवा पादप उत्पाद खाते हैं। यानी ऐसे जंतु जो या तो केवल पौधे खाते हैं या पौधों से प्राप्त उत्पाद खाते हैं, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। शाकाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तितली, कबूतर, गिलहरी, तोता, हरिण, चूहा आदि। ऐसे और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तो ये सब या तो पेड़ पौधे खाते हैं या उनसे प्राप्त उत्पाद खाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं शाकाहारी जंतु। यानी वे जंतु जो केवल पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। अगला है मांसाहारी जंतु। वे जंतु जो दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं। यानी जो दूसरे जंतुओं से मारकर या उन जंतुओं को मारकर या मांस खाते हैं, वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, मकड़ी, छिपकली, ये सभी के सभी जो जंतु हैं वो मांसाहारी जंतु होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जंतु दूसरे जंतुओं को, दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं। तीसरा प्रकार है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला, ये जो पेड़ पौधे भी खाता है और जो जीव जंतुओं को भी मारकर खाते हैं। तो वे जंतु जो पादप उत्पाद अथवा प्राणियों दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण है मनुष्य, कौवा। तो मनुष्य और कौवा ये दोनों सर्वाहारी जंतु हैं। हमें चीनी, शुगर, गन्ना व चुकंदर से प्राप्त होती है। जो दूध हम पीते हैं वो प्राय गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटनी आदि से प्राप्त होता है। इसलिए दूध क्या है? जंतु उत्पाद है। दूध क्या है? जंतु उत्पाद। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, रीड फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल आया हुआ प्रश्न है कि दूध हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। तो दूध हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटनी आदि से प्राप्त होता है। उसी दूध से हम मक्खन, दही, छाछ, घी प्राप्त करते हैं। चीनी हमें गन्ना व चुकंदर से प्राप्त होती है। ये पहला चैप्टर था क्लास 6 का, जिसका हमने सारांश देखा है। सेकंड अध्याय भोजन के घटक। भोजन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक पोषक कहलाते हैं। यानी भोजन में प्राप्त या भोजन में उपस्थित जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक घटक होते हैं, उन घटकों को कहा जाता है पोषक। भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, विटामिन, खनिज लवण पाए जाते हैं और इनके अतिरिक्त होते हैं वृक्षांश व जल। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वृक्षांश और जल, ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अब भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनको कैसे पता करें? तो उनके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं। उन परीक्षण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, कि भोजन में प्रोटीन है, या भोजन में वसा उपस्थित है। तो यहाँ इस चैप्टर में 3 प्रकार के टेस्ट दिए हुए हैं। तो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का परीक्षण, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड, जिसे कहते हैं स्टार्च, या अपन जनरल भाषा में बोलते हैं मांड, वह शर्करा के रूप में होते हैं। यानी मुख्यतया कार्बोहाइड्रेट होता है या तो स्टार्च के रूप में या पाया जाता है शर्करा, शुगर के रूप में। तो सबसे पहले है मंड स्टार्च का परीक्षण, टेस्ट ऑफ स्टार्च। क्या करते हैं, कैसे परीक्षण करते हैं? खाद्य पदार्थ लेते हैं, खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा लेंगे, उसमें 2 या 3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालते हैं। और खाद्य पदार्थ में तनु आयोडीन विलयन की जैसे ही 2 या 3 बूंद डालते हैं, यदि उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब उसमें मंड उपस्थित है, और यदि नीला व काला रंग नहीं आता है तो इसका मतलब उसमें मंड उपस्थित नहीं है। तो ये देखिए डायग्राम, या कुछ 2 बच्चे हैं, आलू को काट के रखा हुआ है, उसके ऊपर जैसे ही 2 या 3 बूंद डालते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का एक स्पॉट बनता है जैसे ही वहां पर बूंद गिरती है। तो यह है मंड का परीक्षण कि खाद्य पदार्थ में 2 या 3 बूंद आयोडीन विलयन डालते हैं, उसका रंग हमें यदि नीला या काला प्राप्त होता है, इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है। दूसरा परीक्षण है प्रोटीन का परीक्षण। खाद्य पदार्थ का जलीय विलयन लेते हैं, उस जलीय विलयन में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डालते हैं। इसकी डालते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। साथ ही साथ 10 बूंद उसमें डालते हैं कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। तो खाद्य पदार्थ के जलीय विलयन में 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मिलाते हैं, तो यदि बैंगनी रंग प्राप्त होता है, इसका मतलब है प्रोटीन उपस्थित है। तो यह प्रोटीन का टेस्ट। तीसरा है वसा का परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को कागज के टुकड़े में लपेटकर मसलने पर, यानी ये कागज का टुकड़ा लेते हैं, अपना जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी अल्प मात्रा लेते हैं, यदि वो ठोस है तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं, यदि वो द्रव अवस्था में है तो उसकी 1 या 2 बूंद कागज के टुकड़े पर डालकर उसको मसलते हैं। मसलने पर यदि तेल का धब्बा बनता है, हो सकता है खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा हो तो धब्बा बन सकता है, तो उसको 2-3 मिनट के लिए अपन सुखा के देखते हैं। यदि उसमें तेलीय धब्बा बनता है तो इसका मतलब वसा उपस्थित है। तो ये थे खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों का परीक्षण, जिसमें हमने देखा है स्टार्च का परीक्षण, प्रोटीन का परीक्षण और वसा का परीक्षण। आगे एक प्रश्न है कि पोषक तत्वों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। यानी अपन जो भोजन ले रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व ले रहे हैं उसकी हमें क्या आवश्यकता है, या वो हमारे शरीर में जाकर
क्या करते हैं? तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं उससे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। अगला टॉपिक पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों की यदि हम समान मात्रा खाएं तो वसा से हमें कार्बोहाइड्रेट के बजाय अधिक ऊर्जा मिलती है। यानी वसा अधिक एनर्जी देने वाला पोषक तत्व है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, फिर से सुन लीजिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। पूछा जाए प्रश्न, ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा होता है, कौन सा है? तो होता है वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, यानी हमें कार्बोहाइड्रेट कहां से प्राप्त होता है, किस भोजन से प्राप्त होता है, या क्या खाएं कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिले? तो उसमें है गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, गन्ना, आम, पपीता, आलू, तरबूज, शकरकंदी आदि। इन भोजन के घटकों से या इन सभी भोज्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है अपन ने, या तो स्टार्च के रूप में मिलेगा या हमें इनसे शुगर, शर्करा के रूप में प्राप्त होता है। अगला है वसा के कुछ स्रोत, यानी वसा कहां से प्राप्त होगी? तो वसा प्राप्त करने के दो स्रोत दिखा रखे हैं, एक पादप स्रोत है और दूसरा होता है जंतु स्रोत। कौन कौन से होते हैं पादप स्रोत? सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, तिल व बादाम आदि। यानी जो तेलीय पदार्थ होते हैं वहां से हमें वसा प्राप्त होती है, जिसमें सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, नारियल, मूंगफली, तिल, बादाम आदि हैं। तो यहां से हमें प्राप्त होता है वसा। दूसरा है जंतु उत्पाद। जंतु उत्पाद में हमें दूध, घी, मक्खन, क्रीम, अंडे, मांस और मछली, इन सभी से हमें प्राप्त होती है वसा, जिसे हम कहते हैं फैट। तो यहां से प्राप्त होगी वसा, यानी वसा हमें पादप स्रोत व जंतु स्रोत दोनों से प्राप्त होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यानी जो प्रोटीन प्राप्त करेंगे हम भोजन से, उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि शरीर वर्धक भोजन है कौन सा होगा? प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। वसा व कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है या ऊर्जादायक भोजन कहलाता है, जबकि प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंखों, हड्डियों, दांत व मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन 6 प्रकार के विटामिन बता रखे हैं इस कक्षा 6 की पुस्तक में। विटामिनों के
एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो विटामिन बी के अंदर कई प्रकार के विटामिन पड़ेंगे, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12। इन सभी विटामिनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आगे है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं है कि विटामिन खूब मात्रा में खा लेंगे। अधिक मात्रा में ग्रहण किए गए विटामिन भी नुकसानदायक होते हैं, इसलिए विटामिनों की शरीर को आवश्यकता होती है केवल अल्प मात्रा में। और कौन कौन से विटामिन के क्या कार्य होते हैं, इसमें 3 विटामिन के कार्य बता रखे हैं पुस्तक में। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों, हड्डियों व दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। तो हड्डियों व दांतों के लिए पता है कैल्शियम कब बने होते हैं, हमारी हड्डियां और दांत। और बात डेली थोड़े थोड़े कैल्शियम की या अल्प मात्रा में कैल्शियम की शरीर की को आवश्यकता होती है। उस कैल्शियम को शरीर में ग्रहण करने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विटामिन डी भोज्य पदार्थों से इस कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन डी हमें कहां से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी मुख्यतया यानी या पूछा जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन डी है या सॉरी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे शरीर बनाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, तो वो है विटामिन डी। यानी विटामिन डी को हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेता है। अब है विटामिनों के स्रोत। ऐसे कौन से स्रोत हैं जहां से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं? सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए हमें दूध, गाजर, मछली का तेल जिसे कहते हैं कोड लिवर ऑयल, आम, पपीता आदि से प्राप्त होता है। तो कहते हैं ना कि गाजर खाइए और आंखों को स्वस्थ रखिए, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि गाजर में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है। तो विटामिन ए हमें गाजर से, दूध से, तो दूध तो सर्वोत्तम आहार माना जाता है। यदि आप कुछ भी ना खाएं और केवल दूध भी पिएं तो दूध से हमें पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। और खाना खाने के बाद सुबह और शाम कम से कम 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए, ताकि यदि भोजन से आपको कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वो दूध के माध्यम से पूरा हो जाए। तो विटामिन ए मिलता है हमें दूध से, गाजर से, मछली के तेल यानी इसको बोलते हैं कोड लिवर ऑयल, आम व पपीता आदि से। विटामिन बी हमें गेहूं, चावल तथा यकृत से प्राप्त होते हैं। जो मांसाहारी जीव हैं, जो मांस खाने वाले मनुष्य हैं, वो यकृत खाएं किसी जानवर का तो वहां से भी उसको विटामिन बी प्राप्त होते हैं। और जो केवल शाकाहारी हैं तो उनको गेहूं व चावल खाकर भी विटामिन बी की पूर्ति की जा सकती है। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जिसके तहत आते हैं संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद और मिर्च। इन सभी से प्राप्त होता है विटामिन सी। और सुना होगा आपने कि दिन में 1 चम्मच आंवला खाना चाहिए, चाहे उसे किसी भी रूप में खाओ, साबुत आंवला खाओ, आंवला का मुरब्बा खाओ,
आंवला का चूर्ण बना के खाओ, आंवले को पाउडर के रूप में ले, उसको चाहे पानी के रूप में ले, चाहे उसको अकेला खाओ। तो आंवला शरीर के लिए आवश्यक होता है, वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन डी, और विटामिन डी हमें प्राप्त होता है दूध, मक्खन, अंडे, मछली और यकृत से। और ऊपर पड़ा है भी, विटामिन डी हमारा शरीर स्वयं भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। आगे है खनिज लवण। शरीर के उचित विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। यानी शरीर को जितने भी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, वो प्रत्येक खनिज लवण शरीर के लिए उचित मात्रा में, अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। यदि किसी भी खनिज लवण की कमी हो जाए तो उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है शरीर में। तो खनिज लवणों के स्रोत की बात करें, आयोडीन। आयोडीन हमें प्राप्त होता है पालक, अदरक, मछली और आयोडाइड नमक से। टीवी पे ऐड देखे होंगे, आयोडीन युक्त नमक, ट्रिपल रिफाइंड आयोडीन नमक, डबल रिफाइंड आयोडीन नमक। एक ऐड में आता है कि शरीर को एक सुई की नोक की बराबर आयोडीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। तो उतना आयोडीन शरीर को लेना चाहिए। और वो कैसे प्राप्त हो, यदि बाकी चीजें भी आपको नहीं मिलती हैं तो आजकल मार्केट में आयोडाइड युक्त नमक प्राप्त होता है, उससे भी आयोडीन की पूर्ति होती रहती है। इसके साथ ही साथ जो आयोडीन होता है वो पालक, अदरक और मछली से भी प्राप्त होता है। दूसरा है फास्फोरस लवण। फास्फोरस हमें दूध, केला, मिर्च, गेहूं तथा चावल से प्राप्त होता है। तीसरा है लोह आयरन, जो हमें सेब, पालक, यकृत तथा नाशपाती से प्राप्त होता है। कैल्शियम तत्व दूध तथा अंडों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका सेवन किया जाए तो शरीर की कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। नोट लगा के लिखा है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व है वो अन्य पोषक तत्वों से अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए चावल को कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है रीट के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है कौन सा होगा। ऑप्शन यदि चावल है तो चावल। अगले पोषक तत्व हैं आहारी रेशे या जिसको कहते हैं वृक्षांश या जिसको अपन कहते हैं फाइबर्स। इसकी पूर्ति मुख्यतया पादप उत्पादों से होती है। यानी शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं फाइबर्स, आहारी रेशे या जिनको हम कहते हैं वृक्षांश, उसकी पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। और जिसके मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न। और साबुत खाद्यान्न का मतलब होता है कि आप अंकुरित खाद्यान्न खाएं। जो अन्न के कण हैं उनको अंकुरित करके खाएं, जैसे चना है, दाल है आदि। आलू, ताजे फल और सब्जियां। यानी साबुत खाद्यान्न से, दाल से, आलू से, ताजे फलों से और सब्जियों से आहारी रेशे वृक्षांश फाइबर्स की पूर्ति होती है। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। यानी इन आहारी रेशों से हमारे शरीर को किसी भी पोषक तत्व की पूर्ति नहीं होती है। तो फिर क्या काम करते हैं,
ये काम करते हैं, यानी रुक्षांश होते हैं जो आहारी रेशे होते हैं, वो भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। पहला काम इंपॉर्टेंट है ये भी कि रुक्षांश में का निम्न में से कौन सा कार्य है। तो पहला है भोजन का आयतन बढ़ा देना, और दूसरा काम है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में, उत्सर्जित करने में शरीर की सहायता करते हैं। तो आहारी रेशे जो फाइबर्स होते हैं उनके दो काम होते हैं, भोजन का आयतन बढ़ा देना और बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में, उत्सर्जित करने में सहायता करना। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो जल का कार्य होता है जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करने में, एब्जॉर्ब करने में शरीर की सहायता करना, तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी जल सहायता करता है। आगे है एक संतुलित आहार। क्या होता है संतुलित आहार, पूछा जाता है। एक शब्द होगा केवल आहार और एक शब्द होगा संतुलित आहार। तो पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं वो होता है आहार। पूरे दिन में जितना कुछ भी हम सब खाते हैं उन सबको मिला के कहते हैं आहार, भोजन। फिर संतुलित आहार क्या होता है? शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्व युक्त आहार, दोबारा सुन लीजिए, शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्व युक्त आहार संतुलित आहार कहलाता है। यानी सभी पोषक तत्व युक्त आहार जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, लिपिड हो, विटामिन्स हो, खनिज लवण हो, रुक्षांश हो, जल हो, इन सभी को मिला के इन सभी की पूर्ति करने वाला जो भोजन है उसे कहा जाता है संतुलित भोजन, संतुलित आहार। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। भैया आपको सब प्रकार के पोषक तत्व युक्त भोजन दे दिया और आपने कर लिया, उतना ही काफी नहीं है। तो फिर क्या काफी है? इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। अब ऐसे थोड़ी आपको सीधे गेहूं दे दिए, बाजरा दे दिया, चावल दे दिए, दाने साहब खा लीजिए, उनसे पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी? उस भोजन को उचित तरीके से पकाने की भी आवश्यकता होती है ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। यानी भोजन को उचित तरीके से पकाना चाहिए। यदि आपने पकाने में उचित तरीका नहीं अपनाया है तो भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट अगला लाइन कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो थोड़ी सी गर्मी से ही नष्ट हो जाता है या गर्मी पाकर नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, जो हमें प्राप्त होता है खट्टे फलों से, जिसमें संतरा, नींबू आदि शामिल होते हैं। मिर्च से भी हमें विटामिन सी मिलता है। भोजन में वसा की मात्रा यदि अधिक है तो मोटापे का कारण बनती है। यदि आप रोजाना अधिक मात्रा युक्त या अधिक वसा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको मोटापा हो जाएगा। अभावजन्य रोग, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी के कारण या अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। प्रोटीन की कमी से वृद्धि का अवरुद्ध होना,
चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना। ये कारण किसके कारण है? प्रोटीन की कमी से। त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि बीमारियां होती हैं। वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना और त्वचा की बीमारियां तथा पेचिश, ये रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है और ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है तथा चलने में भी असमर्थ होता है। यदि आपके शरीर को लंबे समय तक प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाए या शरीर में इनकी पूर्ति नहीं हो तो वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा और तथा एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो उठने और चलने में भी असमर्थ होगा। तो सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। रीट का प्रश्न है, आया हुआ है कि अभावजन्य जो रोग हैं, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग हैं, यानी अभावजन्य रोगों की रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर होगा संतुलित आहार या संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग तथा विकार। यदि आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाए या किसी खनिज लवण की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा और उसके क्या लक्षण होंगे? तो सबसे पहले है विटामिन ए, और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एग्जाम्स में। तो सबसे पहले है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, उसका नाम होता है रतौंधी, या जिसका दूसरा नाम है क्षीणता, दृष्टिहीनता। उसके क्या लक्षण हैं? कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना तथा कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, दिखाई नहीं देना रात्रि के समय में या बहुत कम मात्रा में दिखाई देना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग या जिसको कहते हैं क्षीणता, दृष्टिहीनता रोग। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी-बेरी। उस रोग के जो लक्षण हैं उसमें हो जाते हैं दुर्बल पेशियां तथा काम करने की ऊर्जा में कमी। ये होता है बेरी-बेरी रोग के लक्षण जो होता है विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आना तथा घाव भरने में समय लगता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला है विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और रिकेट्स में होती है हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी रिकेट्स रोग में हड्डियां मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम तत्व की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, जिसमें अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और दांतों का क्षय होता है, धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं। लोह तत्व की कमी से होता है अरक्तता, जिसे कहते हैं एनीमिया। तो एनीमिया रोग, अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, लोह तत्व की कमी से, जिसमें खून की कमी तथा कमजोरी आ जाती है। आयोडीन तत्व की कमी से घेंगा, गोइटर या गलगंड नामक रोग होता है। इसको घेंगा कह सकते हैं, गोइटर कह सकते हैं, गलगंड नामक रोग कह सकते हैं। गले की जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और उसमें दर्द होता है। तो ये होता है आयोडीन तत्व की कमी से, जिसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है।
तो विटामिन और खनिज लवणों की कमी से हमें कई रोग होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं अभावजन्य रोग। तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, B1 की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, कैल्शियम तत्व की कमी से दंत क्षय और अस्थियों का क्षय होता है, आयरन की कमी से एनीमिया, अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है, और आयोडीन तत्व की कमी से हमें घेंगा, गोइटर या गलगंड नामक रोग होता है, जिसमें जो गर्दन की ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि, वो फूल जाती है। ये सेकंड चैप्टर था। अब है थर्ड चैप्टर, इसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र या पॉलिस्टर आदि। तो ये कई प्रकार के वस्त्र होते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी वस्त्र किन से बनते हैं? धागों से। और ये धागे किन से मिलकर बनते हैं? तंतुओं से। और प्राप्ति स्रोत के आधार पर तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वस्त्रों का निर्माण होता है धागों से। धागे किसके बने होते हैं? तंतुओं से। और प्राप्ति स्रोत के आधार पर तंतु होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला है प्राकृतिक स्रोत या प्राकृतिक तंतु। ऐसे तंतु जो पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, जिसके अंदर पादप तंतु और जंतु तंतु। ऐसे तंतु जो पादपों से प्राप्त होते हैं पादप तंतु कहलाते हैं, और ऐसे तंतु जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं जांतव तंतु कहलाते हैं। पादप तंतु के उदाहरण हैं रुई, जूट तथा पटसन, और जांतव तंतुओं के उदाहरण हैं ऊन व रेशम। दूसरे प्रकार का है संश्लेषित या संश्लिष्ट तंतु, जिसको कहते हैं कृत्रिम तंतु, मानव निर्मित तंतु, आर्टिफिशियल फिलामेंट या आर्टिफिशियल फाइबर। रासायनिक पदार्थों की सहायता से फैक्ट्रियों में निर्मित तंतु संश्लिष्ट तंतु या कृत्रिम तंतु कहलाते हैं, जिसके उदाहरण हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। आगे है ऊन। ऊन हमें भेड़, बकरी की कर्तित ऊन तथा खरगोश, याक व ऊंटों के बालों से प्राप्त होती है। ये रीट लेवल फर्स्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। ऊन हमें कहां कहां से प्राप्त होती है, और नीचे ऑप्शन दे रखा था जिसमें ऊंट, बकरी, भेड़ और उपरोक्त सभी। तो इसमें हमें ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, बकरी से, खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से। रेशमी तंतु। रेशमी तंतु हमें रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है, यानी रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट से। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उसमें एक अवस्था आती है कोकून अवस्था। उस कोकून अवस्था से हमें प्राप्त होता है रेशम। तीसरा है रुई। कपास पादप के फल जिसे कहते हैं कपास गोलक। तो रुई प्राप्त होती है कपास के पौधे से, और कपास के पौधे के कपास के फल से, जिसको कहते हैं कपास गोलक। यानी रुई कपास के फल कपास गोलक से प्राप्त होती है। और कपास को काली मृदा व उष्ण जलवायु में उगाया जाता है। यानी कपास उगाने के लिए काली मृदा, काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ये कपास का खेत है जिसमें कपास उगा हुआ है। तो दूर से देखने पर यूं लग रहा है कि जैसे इस पूरे के ऊपर बर्फ की चादर चढ़ी हुई हो। तो ये कपास का खेत है। कपास गोलक से कपास को हस्त चयन द्वारा
प्राप्त किया जाता है। जो कपास गोलक हैं, जो कपास के फल हैं, उनको खेत से प्राप्त करने की विधि है हस्तचयन, यानी हाथों से तोड़ तोड़ के खेत में प्रत्येक पौधे के पास जाना पड़ता है, वहां से हाथ से उस कपास गोलक को तोड़ तोड़ के इकट्ठा करना पड़ता है। तो कपास गोलक से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कंकतन का मतलब कंघे की तरह का एक उपकरण बनाया होता है जिसे कंकतन कहते हैं। उससे कपास से उसके बीजों को, बिनोले कहते हैं जिनको, यानी कपास के जो बीज होते हैं उनका नाम होता है बिनोला, और जनरल भाषा में हमारे यहाँ बोलते हैं जिनको काकड़े, यानी भैंसों का जो आहार होता है वो कपास के जो बीज है बिनोला है, उनको और कपास को अलग करने के लिए कंकतन का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं कपास ओटना। कपास ओटना यानी कपास ओटने का मतलब होता है कपास के बीजों से कपास को अलग करना, कपास ओटना कहलाता है। इसके लिए लघु उद्योगों के रूप में या घर पर थोड़ी मात्रा होती है तो कंकतन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, और आजकल इसको वर्तमान में बड़े स्तर पर मशीनों के उपयोग द्वारा अलग किया जाता है। तो ये कपास ओटने का एक चित्र दे रखा है। हाथ में जो उपकरण है कंघे की तरह का एक बड़ा उपकरण होता है, ये ऊपर लकड़ी होती है, उसके नीचे ये जो दिखा रखे हैं ये लोहे के सिरिये लगे होते हैं या लोहे की कीलें होती हैं, इनसे दबा दबा के यूं खींच खींच के अलग किया जाता है। तो ये कपास के गोलक हैं और इनसे कंकतन से पृथक किया जाता है, जिस विधि का नाम होता है कपास ओटना। दूसरा पौधा है जूट पटसन, जो पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि रुई कहाँ से प्राप्त होती है, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, या पटसन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो जूट या जो पटसन होता है वो पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, और पटसन पादप को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ये पटसन पादप मुख्यतया पश्चिमी बंगाल, बिहार व असम में बोए जाते हैं। इंपॉर्टेंट अगला कि सामान्यतया पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ही कि जूट या पटसन प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को किस अवस्था में काटा जाता है, वो है पुष्पन अवस्था में। जूट या पटसन रेशे को प्राप्त करने के लिए उस पटसन पादप के तने को पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है, और ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। इसके पश्चात पटसन तंतुओं को हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। यहाँ कोई मशीनरी काम में नहीं ली जा रही है। पटसन के जो पादप होता है उसके तने को पुष्पन अवस्था में काट लेते हैं। काटने के पश्चात उसको सुखाया जाता है। सुखाने के पश्चात उनको जल में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए भिगो कर रखा जाता है, जिससे उनके तने गल जाते हैं। फिर उसके बाद उनको निकाल करके हाथ से उसमें से तने से रेशा अलग कर लिया जाता है। कताई, रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। रेशों से तागा या जिसे धागा कहते हैं, तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, और कताई करने के लिए पहले हस्त तकवा या तकली काम में ली जाती थी। शुरुआती दौर पर या शुरू में कताई करने के लिए, रेशों से धागा बनाने के लिए हस्त तकवा या तकली काम में ली जाती थी। उसके बाद में आया चरखा, गांधी जी वाला चरखा। तो उस चरखे से कताई की जाने लगी, और वर्तमान में कताई मशीनों की सहायता से कताई की जाती है। ये चरखे का चित्र है, जिसकी सहायता से एक हाथ में रेशे को रखते हैं और दूसरे हाथ से उस चरखे का जो हैंडल है
उसके उस गोल गोल जो सिरा है उसको घुमाया जाता है और ये जो रेशा है यहाँ से इसके ऊपर यूं होता हुआ लिपटता रहता है यूं। तो ऐसे जो रुई होती है उससे धागा प्राप्त किया जाता है। तो अगला है कि खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सन 1956 में खादी व ग्रामोद्योग आयोग का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जाए कि खादी को बढ़ावा देने के लिए किस आयोग का गठन किया गया या कौन सा आयोग बनाया गया? तो वो बनाया गया खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। दूसरा प्रश्न कि खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग का निर्माण कब किया गया? तो वो है सन 1956 में। तो 1956 में भारत सरकार ने खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग का निर्माण किया। तागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो मुख्य विधियां हैं बुनाई व बंधाई। यानी जो तागे लिए अपन ने धागे प्राप्त किए उन धागों से वस्त्र बनाने के लिए कई विधियां हैं और उनमें से दो विधियों का हम यहां देखेंगे, बुनाई व बंधाई। तो बुनाई तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई वीविंग कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, तागों के दो सेटों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई वीविंग कहते हैं। आपने देखा होगा ऊन की सहायता से स्वेटर बुनी जाती है। तो बुनाई यानी बुनना। तो बुनाई करघों पर की जाती है। बुनाई कहां पर की जाती है, किस उपकरण की सहायता से की जाती है? करघों पर। और करघे दो प्रकार के होते हैं, हस्तचालित व विद्युत चालित। कुटीर उद्योगों में छोटे स्तर पर हस्तचालित करघे काम में लिए जाते हैं और वर्तमान में बड़े स्तर पर काम में लिए जाते हैं विद्युत चालित करघे। तो पूरी प्रक्रिया कि कहां से कहां तक वस्त्र कैसे बना। तो सबसे पहले कपास गोलक से कपास ओटना विधि की सहायता से रेशे प्राप्त करते हैं और रेशों को कताई के माध्यम से धागे बनाए जाते हैं और धागों से बुनाई और बंधाई, इन दो विधियों से वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं। कपास गोलक को कपास के फल से प्राप्त किया जाता है। कपास ओटना विधि से रेशे प्राप्त करेंगे, रेशों को कताई के द्वारा तागे बनाएंगे, धागे बनाएंगे और धागों को बुनाई या बंधाई, इन दोनों विधियों से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल दिव्यराज क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सकते हैं। तो एक बार फिर से आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आप उनसे सीख रहे होंगे। तो दूसरे वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।